नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीरू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इस विश्लेषण को शुरू करने के पहले आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आपको बताती हूं आज की हमारी 3 खबरों की लिस्ट। पहली स्टोरी है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने जमकर उन लोगों को लताड़ लगाई है जो इस बात की मांग कर रहे थे कि जो कमिटी के सदस्य हैं, जो अभी कमिटी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस की थी, उन कमिटी के सदस्यों को हटाना चाहिए। तो उनको जमकर सीजेआई बोबडे ने लताड़ा है। इसके डिटेल्स आपको बताऊंगी कि क्या कुछ कहा जस्टिस बोबडे ने। हमारी दूसरी खबर भी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कमेंट फिर से एक बीजेपी के लोकसभा सांसद की तरफ से आया है और इस बीजेपी की लोकसभा जो सांसद हैं उन्होंने कहा है कि जो किसान आंदोलन में लोग बैठे हैं उनके पास AK-47 है। ये कौन है लोकसभा के सांसद, क्या कुछ कहा है और इनकी मानसिकता के बारे में क्या आकलन किया जाए उसके बारे में आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर जुड़ी हुई है अमेरिकी राजनीति से। आज अमेरिका में एक बड़ा दिन है जब जो बाइडेन और कमला हैरिस आज शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन उसके पहले की जो खबर है वो उससे और भी मजेदार है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि मौजूदा राष्ट्रपति हैं और अब वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने जाते जाते 70 से ज्यादा लोगों की दया याचिका को स्वीकार किया है। कौन कौन इस लिस्ट में शामिल हैं और क्या कुछ चुनौतियां अब अमेरिका की राजनीति में और खासकर बाइडेन की अगर हम बात करें तो उनके सामने क्या हो सकती है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। तो चलिए बात करते हैं किसान आंदोलन की। जी हां, 55 से ज्यादा दिन हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन जो गतिरोध है किसानों और केंद्र सरकार के बीच में वो बना हुआ है। बीच में आपने देखा कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपना एक ढाल बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने इस जितनी भी याचिकाएं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई और जो कृषि कानून है उनसे जुड़ी हुई जब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक समिति बनाई थी 4 सदस्यों की, जिसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। अब आज एक याचिका दायर हुई है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से और उनका ये कहना है कि ये जो सदस्य कमिटी के हैं चारों, यानी कि अशोक गुलाटी, PK जोशी, भूपेंद्र सिंह मान और ये जो चारों मेंबर्स हैं उनको हटाना चाहिए क्योंकि इनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हैं और कभी ना कभी इसके पहले उन्होंने अपने एक ओपिनियंस दिए हैं जिसमें कि वो प्रो गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के पक्ष में ज्यादा नजर आते हैं, इन कृषि कानूनों के पक्ष में नजर ज्यादा आते हैं। उसी तरीके से किसान महापंचायत ने भी आज एक एप्लीकेशन मूव की और उन्होंने कहा कि इन सदस्य जो कमिटी के सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये जो 4 मेंबर्स थे जिसमें से कि भूपेंद्र सिंह मान ने अपने आप को अलग कर लिया था, तो उनका ये कहना है कि और सदस्यों को इसमें शामिल करना चाहिए क्योंकि इस कमेटी के जो सदस्य हैं वो उनका ओपन माइंड नहीं है। जो किसान महापंचायत की तरफ से जो उनके वकील थे अजय चौधरी, उनका ये कहना है कि ये जो कमेटी थी इसके ओपन माइंड्स नहीं है and they have already expressed an opinion at some point of time in the last several months। इसलिए उनका ये कहना है कि इन कमेटी के सदस्यों की जो संख्या है उसे बढ़ा देना चाहिए, जिसको लेकर जब ये एप्लीकेशन मूव हुई और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से जब ये याचिका दायर की गई है तो आज जस्टिस बोबडे काफी आग बबूला हो गए और उन्होंने जमकर इनको लताड़ा है। क्या कहा है जस्टिस बोबडे ने, आइए सुनते हैं। बहुत इरिटेटेड थे वो कोर्ट में और उन्होंने कहा कि आप किसी को मलाइन कैसे कर सकते हैं, किसी की छवि को आप ऐसे कैसे खराब कर सकते हैं, किसी को एक नाम लेकर आप ब्रांड कैसे कर सकते हैं, ऐसा जस्टिस बोबडे का कहना था। और उन्होंने इस बात को कहा कि ये जितने भी लोग हैं कमेटी में ये अपने अपने जो उनका फील्ड है उसमें उन्होंने महारत हासिल की है, चाहे वो अशोक गुलाटी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह मान हो, चाहे PK जोशी हो। इन तमाम लोगों ने एक महारत अपने फील्ड में हासिल किया है और एक मेजॉरिटी ओपिनियन के बेसिस पर आप इस कमेटी के सदस्यों की छवि कैसे खराब कर सकते हैं, इस बात को लेकर आज एक बहुत कड़ी टिप्पणी जस्टिस बोबडे ने करी। और उन्होंने कहा, एक आज सेंटेंस उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी हियरिंग के दौरान जिसको मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी। उन्होंने कहा कि ब्रांडिंग हैज बिकम अ कल्चरल थिंग
और उन्होंने कहा कि somebody has expressed an opinion and therefore you think that there is a bias, यानी कि किसी ने अगर अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया तो आपको लग रहा है कि नहीं ये आपके लिए ठीक नहीं है या उसमें कोई ना कोई बायस एक इन्वॉल्व है। इस बात को लेकर जस्टिस बोबडे ने कहा। अब आपको ध्यान दिला दें कि काफी लोगों ने कमेटी की जो सदस्यता है उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे, जिसमें कि विपक्षी पार्टीज थी, लॉयर्स थे, एक्टिविस्ट थे, सब ने इस कमेटी के ऊपर सवाल खड़े किए थे और उस पर PILs भी फाइल हुई। अब जस्टिस बोबडे ने एग्जैक्टली ये कहा कि ये जो सारे सदस्य हैं ये कृषि के क्षेत्र में उन्होंने महारत हासिल की हुई है और उन्होंने अपनी जुडिशरी का एग्जाम्पल दिया कि जितने भी जजेस हैं सारे ही जज अपना कोई ना कोई ओपिनियन अपने जजमेंट से अलग हमेशा रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जाएं या कमेटी के गठन पर, यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि कमेटी के गठन पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस बोबडे ने यह भी कहा कि ये जो कमेटी बनी हुई है ये जज नहीं है, इनके जो कमेटी मेंबर्स हैं ये जज नहीं है, इनके पास जो एडजुडिकेटरी पावर्स हैं वो नहीं है। इस कमेटी से ये कहा गया है कि वो सारे स्टेक होल्डर्स को सुने, चाहे वो किसान हो चाहे बाकी लोग हो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और उन प्रॉब्लम्स को फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे रखें, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट जो सदस्य ये जो कमेटी थी इसको 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट भी देनी है। तो आज कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है जस्टिस बोबडे ने कमेटी के गठन को लेकर, खासकर वो लोग जो कि कमेटी के गठन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। यानी कि ये जो कमेटी मेंबर्स हैं इनका काम है किसानों की समस्याओं को सुनना और सुनकर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेगा और फिर शायद अपना फैसला सुनाएगा। फिलहाल जो कृषि कानून है वो होल्ड पर है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी ये जो तीनों कृषि कानून है इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा, रिपील किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर आज जमकर जस्टिस बोबडे ने लताड़ा है, लेकिन बात वही है कि बार बार जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये कमेटी निष्पक्ष नहीं रहेगी, उन्होंने ऑलरेडी एक प्रो गवर्नमेंट स्टैंड, प्रो कृषि कानून जो एक स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है। तो आप जो इन किसानों को लगता है कि इनके साथ शायद ये कमेटी न्याय नहीं करेगी, लेकिन जस्टिस बोबडे की बात से किसान कितना इन बातों को मानेंगे, क्योंकि कमेटी के साथ साथ जस्टिस बोबडे ने यह भी कहा कि आप किसी की छवि को नुकसान ना पहुंचाइए, ये आपकी मर्जी है कि आप इस कमेटी के सामने जाएं या नहीं जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का काम था एक कमेटी को बनाना, उसने कमेटी को बना दिया, कृषि कानून पर रोक भी लगा दी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पाले में ये सारी बातें डाल दी हैं, लेकिन अब जो रियल बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द फार्मर्स, ये किसानों को तय करना है कि वो इस कमेटी के सामने जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है कमेटी का उसको लेकर आज अपनी बात साफ कर दी जस्टिस बोबडे ने कि शायद इसका गठन चेंज नहीं किया जाएगा, इसकी सदस्यता को बदला नहीं जाएगा। इस बात को आज जस्टिस बोबडे ने साफ कर दिया है। तो अब किसान जिस तरह से अड़े हुए हैं, उनको लगता है कि उनका जो भविष्य है वो बिल्कुल अधर में लटका हुआ है और उनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो बिल्कुल शायद उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो उन्होंने पहले ही कह दिया है, राकेश टिकैत और भी कई किसान नेता इस बात को कह चुके हैं कि इस कमेटी के सामने जाने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट लाख अपनी तरफ से इस बात को समझा रहा है कि नहीं, कमेटी मेंबर्स आपको सुनेंगे और फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी, लेकिन अब ये किसानों को तय करना है कि वो इस कमेटी के सामने जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये पूरी एक गतिरोध की स्थिति कृषि कानून को और किसान आंदोलन को लेकर बनी हुई है वो अभी भी बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो भी हेल्पलेस है, क्योंकि कमेटी तो बना दी लेकिन कमेटी के सामने किसान जाएंगे या नहीं जाएंगे ये सुप्रीम कोर्ट उन किसानों को मजबूर नहीं कर सकता है कि नहीं आप जाइए उस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो अब ये किसानों को तय करना है कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। आरएसएस के जो लीडर हैं भैया जी जोशी, आज अखबारों में खबर है कि उन्होंने कहा है कि ये जो किसान आंदोलन है इसमें बीच का रास्ता निकलना चाहिए और जो दोनों साइड्स हैं यानी कि सरकार और किसान दोनों को अपना जो रुख है वो थोड़ा सा नरम करना चाहिए। लेकिन क्या किसान मानेंगे? सरकार ने तो तय कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगी, लेकिन अब ये किसानों को तय करना है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूं।
हमारी अगली खबर भी किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई है। आपने देखा कि चाहे वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हो निर्मला सीतारमण, चाहे पीयूष गोयल, और समय समय पर अलग अलग जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो बीजेपी की जो आईटी सेल के लोग हैं, वो समय समय पर किसानों को डिस्क्रेडिट करते हुए आए हैं। और उन्होंने ये कहा कि किसान ये जो खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं और इनके अलग अलग कनेक्शंस हैं, माओवादी हैं। हालांकि मुझे याद है कि निर्मला सीतारमण ने कहा था कि द फार्म agitation has been overtaken by the Maoists। तो ये तमाम तरीके की जो बातें आ रही हैं, ऐसा लगता है कि जो ये शार्प कमेंट्स बीजेपी के लोग इन किसानों के खिलाफ कर रहे हैं, उसका सिलसिला थमता हुआ नहीं दिख रहा है। आज बीजेपी की जो लोकसभा सांसद है दौसा से, यानी कि राजस्थान से, जसकौर मीणा, उन्होंने कहा है, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट है, उन्होंने कहा है कि ये जो किसान आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं, इनके पास AK-47 राइफल्स हैं। अब जसकौर मीणा का जो ये स्टेटमेंट है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दिखाता है कि किसानों के बारे में बीजेपी क्या सोचती है। क्योंकि जसकौर मीणा का ये कहना कि ये सारे आतंकवादी हैं जो कि AK-47 लेकर बैठे हैं, ये खालिस्तानी हैं। और आपको बता दूं कि जसकौर मीणा का ये पहली बार स्टेटमेंट नहीं है। मैं इनके स्टेटमेंट देख रही थी तो 26 दिसंबर को 2020 में 26 दिसंबर को भी उन्होंने एक ऐसा ही कमेंट किया था कि ये जो किसान आंदोलन और जो कृषि बिल को लेकर जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं और ये माओइस्ट से प्रभावित लोग हैं, ऐसा जसकौर मीणा ने दिसंबर के महीने में कहा था। और फिर से अब वो एक कदम आगे बढ़ चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो किसान आंदोलन में लोग शिरकत कर रहे हैं, उनके पास AK-47 है। तो पहली बात तो ये कि जसकौर मीणा अब ये एविडेंस बताएं, एक सबूत दिखाएं कि इन किसानों के पास कहां AK-47 है। दूसरी जो बात है वो पूरी बीजेपी की मानसिकता दर्शाती है कि अगर बीजेपी के लीडर्स इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं तो जो केंद्रीय लीडरशिप है उसने चुप्पी क्यों साध रखी है। ऐसे लीडर्स के खिलाफ कोई केंद्रीय नेता या कोई बड़ा जो शीर्ष नेता है वो कमेंट क्यों नहीं करता है, उसको पुल अप क्यों नहीं करता है कि आप ऐसे स्टेटमेंट्स किसानों के लिए क्यों बोल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कहती है कि किसान अन्नदाता है, किसान सबका पेट भरते हैं, हम किसानों के हित की बात करते हैं, हम उनकी आय को दुगुनी करेंगे और किसानों के हित के बारे में बीजेपी से ज्यादा किसी पार्टी ने सोचा नहीं। तो इन तमाम तरीके के क्लेम्स के बीच में बार बार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। और जसकौर मीणा का जो ये स्टेटमेंट है, ये अपने आप में एक गंदी मानसिकता को दिखाता है कि बीजेपी अपने किसानों के बारे में क्या सोचती है। अब आपको बता दें कि जसकौर मीणा का अगर आप प्रोफाइल देखें तो वो मीणा कम्युनिटी की पहली महिला लीडर हैं जिन्होंने राजनीति में, सक्रिय राजनीति में हिस्सा लिया। इसके पहले वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, राज्य मंत्री रह चुकी हैं। तो एक जिम्मेदार पोजीशन पे रहकर और एक कम्युनिटी, एक ऐसे राजस्थान एक बड़े स्टेट से आती हैं जहां पे उनकी क्रेडिट में ये बातें लिखी गई हैं कि शी इज द फर्स्ट politician in the Meena community to take part in active politics। तो ये कैसा दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट है और ये साफ साफ दर्शाता है कि मानसिकता कैसी है। आप किसानों के बारे में कहते क्या है और सोचते क्या है, बोलते क्या है। एक तरफ केंद्रीय सरकार, हमेशा एक डबल नैरेटिव चलता आया है। डबल नैरेटिव की जब मैं बात करती हूं तो एक तरफ बातचीत का सिलसिला चलता है और दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं, दूसरी तरफ इन किसानों के पीछे हम छापेमारी करते हैं, उनको NIA की तरफ से नोटिस देते हैं। तो ये जो दोहरा रवैया है किसानों की समस्या को समाधान करने के लिए, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और ये बिल्कुल साफ संकेत देता है कि बीजेपी की सरकार शायद किसानों की समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहती है। और शायद यही वजह है कि समय समय पर इसके अलग अलग लीडर्स इन किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी तमाम तरीके के नाम दे रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो जोर शोर से जो शिरकत कर रही है वो बीजेपी की IT सेल है और ये बीजेपी के कुछ लीडर्स जो किसानों को डिस्क्रेडिट करने में लगे हुए हैं। अब आज सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लीडर्स के खिलाफ बोलेंगे, क्या JP नड्डा जी बोलेंगे, क्या गृह मंत्री अमित शाह इन लोगों से, ऐसे नेताओं से सवाल पूछेंगे कि आप इन किसानों को के खिलाफ ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जब ये बातचीत का सिलसिला चल रहा है। शायद इनसे कोई कभी नहीं पूछेगा और ये साफ बात इस बात का संकेत है कि शायद बीजेपी इन किसानों को चाहती है कि ये लंबे समय तक ये आंदोलन चलता रहे और किसान अपने आप थक जाएंगे तो पीछे हट जाएंगे। लेकिन जो डिस्क्रेडिट करने वाली बात है, इन किसानों को अलग अलग नाम देने की बात है, वो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये साफ झलकाती है कि बीजेपी इन किसानों को शायद कुछ भी नहीं समझती। और बीजेपी की क्या सोच है किसानों के बारे में, खेती किसानी के बारे में बीजेपी क्या सोचती है, वो भी इस
सोच को दर्शाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, जरूर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूं। बात करते हैं अब अमेरिका की राजनीति की, जहां पर अमेरिका में आज एक बड़ा दिन है, जहां पर जो बाइडेन और कमला हैरिस आज शपथ ग्रहण करेंगे देर रात, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आप कल सुबह से शायद इन चीजों को देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी कि अपनी टर्म खत्म करने के पहले डोनाल्ड ट्रंप यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 70 से ज्यादा दया याचिकाओं को स्वीकार किया। आपको ध्यान होगा कि जब से ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड किया था, तो ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल शांत बैठ चुके हैं और अपनी जो पार्डन पावर्स हैं, कि जो उनके पास जो एक प्रेसिडेंशियल पावर होती है लोगों को मर्सी देने की, पार्डन करने की, उस पर एक गहन चिंतन हो रहा था कि वो सेल्फ पार्डन करेंगे या नहीं करेंगे, यानी कि अपने आप को वो पार्डन करेंगे या नहीं करेंगे। उसको लेकर काफी गहन मंथन चल रहा था। लेकिन जब से 6 जनवरी की कैपिटल हिल की हिंसा की वारदात आई, तो ऐसा लगता है कि उस चीज ने उनके उस अरमान पर पानी फेर दिया। लेकिन इवांका ट्रंप और मेलानिया ट्रंप ने मिलकर, जो जिनका पूरा क्रिमिनल जस्टिस डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर, उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आकर 70 से ज्यादा लोगों को उन्होंने माफ किया है। अब आपको बता दें कि कुछ इंटरेस्टिंग नाम है जिन्हें उन्हें माफ किया है। उसमें से सबसे पहला नाम आता है स्टीव बैनन का। स्टीव बैनन ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। जहां तक वी बिल्ड द वॉल कैंपेन का सवाल है, तो उसमें उनको माफी मिल गई है। एलियट ब्रॉयडी का नाम आ रहा है, जो कि एक टॉप फंड रेजर माने जाते थे ट्रंप कैंपेन के, और उसमें भी बहुत सारा फ्रॉड नजर आया था, तो उनको भी माफ किया है। उधर रैपर है एक लिल वेन, उन्होंने उनके पास गन पोजेशन को लेकर, यानी कि उन्होंने बंदूकें बहुत सारी उनके पास से मिली थी, तो उसको लेकर उनको पार्डन किया गया है। अब आपको बता दें, इस तरीके के बहुत सारे नाम हैं, और ज्यादातर उन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने माफी दी है जो कि उनके लॉयल लोग थे, जो उनके बिल्कुल जो लॉयल लोग थे डोनाल्ड ट्रंप के, उनको माफी दी है। अपने जो एलाइज थे उनको माफी दी है। जो पैसे वाले थे, वेल कनेक्टेड लोग थे, और जिन्होंने छोटे मोटे क्राइम किए थे और लंबे समय से वो जेल में थे, तो उन लोगों को माफी दी है। तो ये तो उनकी जो पार्डन्स और कम्यूटेशंस की लिस्ट है वो है। ऐसा लग रहा है कि 73 पार्डन्स किए हैं और 70 कम्यूटेशंस किए हैं डोनाल्ड ट्रंप में अपने फाइनल आवर्स में, कि जब वो अब बिल्कुल अपनी राष्ट्रपति की कुर्सी अब छोड़ देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था सेल्फ पार्डन का, तो सेल्फ पार्डन हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कर देते, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल हिल की जो हिंसा थी 6 जनवरी की, तो उस हिंसा के बाद जिस तरीके के सवाल खड़े हुए और इम्पीचमेंट ट्रायल उनके खिलाफ मूव हुआ, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने आप को सेल्फ पार्डन करे। और ये भी बताया जा रहा है सोर्सेस के जरिए कि जिस तरीके की मीटिंग्स उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर की अपने लॉयर से और अपने क्लोज एसोसिएट से, तो उन सभी का कहना था कि सेल्फ पार्डन वुड बी सुइसाइडल फॉर हिम, तो शायद इसलिए सेल्फ पार्डन उन्होंने नहीं किया। अब रही बात आज अमेरिका के बड़े दिन की, तो आज जो बाइडेन और कमला हैरिस आज शपथ ग्रहण करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि एक लास्ट वीडियो मैसेज था जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिकॉर्ड किया, और उसमें उन्होंने यही कहा कि मैं बहुत आज गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं पहला अमेरिका का ऐसा प्रेसिडेंट हूं जिनके कार्यकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि आई एम प्राउड टू से दैट देयर वाज नो न्यू वॉर इन हिज रेजीम। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो बाइडेन की जो पूरी स्टिंट है और उनकी जो आने वाला कार्यकाल है उसकी सफलता के लिए प्रेयर करता हूं। तो ये बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। उधर जो बाइडेन ने हीलिंग की बात की है कि जिस तरीके से एक विभाजन और जिस तरीके से एक अमेरिकी समाज का जो बंटवारा हुआ है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तो उसको हील करने की जरूरत है, उसको ट्रीट करने की जरूरत है। और कमला हैरिस ने इस बात पर यह बोला है कि वी आर यूनाइटेड इन स्पिरिट, यानी कि हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम सबको एक होकर और सबको साथ लेकर चलेंगे इस हीलिंग प्रोसेस में। लेकिन अब रही बात ये कि अब जब शपथ ग्रहण के बाद जो बाइडेन के सामने क्या क्या चीजें हैं, उनका 100 डेज का जो एजेंडा है वो भी सामने आ गया है। अब आपको बता देती हूं कि उसमें क्लीन पावर, इमिग्रेशन रिफॉर्म्स, एक नए कोरोना वायरस रिलीफ के पैकेज की भी बात कही जा रही है, अपने कैबिनेट को किस तरीके से वो रीचेक करेंगे, तो ये सारा उनका पहले 100 दिन का एजेंडा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो सेनेट में इम्पीचमेंट ट्रायल डोनाल्ड ट्रंप का चलेगा, और वो उस पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि अगर
वो इम्पीच हो जाते हैं सेनेट से, तो उनकी डोनाल्ड ट्रंप की पेंशन, डोनाल्ड ट्रंप की लाइब्रेरी यूसेज, और वो दोबारा 2024 में चुनाव हो सकता है नहीं लड़ पाएंगे अगर उन्हें सेनेट से इम्पीचमेंट क्लियर हो जाता है, यानी कि सेनेट से अगर उनका इम्पीचमेंट पारित हो जाता है। तो ये तमाम सवालों के बीच बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं जो बाइडेन के सामने, कमला हैरिस के सामने। पहला तो अमेरिकी समाज जो बिल्कुल विभाजित है, उसका हीलिंग प्रोसेस अपने आप में एक चुनौती है। दूसरी चुनौती है डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट ट्रायल, क्योंकि उसमें भी अभी बहुत सारी जो बिल्स होंगी और उसके क्लियरेंसेस होंगे, उसके लिए रिपब्लिकन्स का साथ चाहिए होगा जो बाइडेन को। तो जो बाइडेन को भी हर कदम पर फूक फूक कर कदम रखने होंगे। तो चुनौतियां जो बाइडेन के लिए भी कम नहीं है, लेकिन फिलहाल आज अमेरिकी राजनीति के लिए एक बड़ा दिन है। लेकिन जाते जाते इतने सारे जो दया याचिका जो स्वीकार करी है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया है कि जो प्रेसिडेंशियल पार्डन की पावर्स होती हैं वो क्या कुछ कर सकती हैं, लेकिन हाँ, वो अपने आप को सेल्फ पार्डन नहीं कर पाए। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की एजेंडा की 3 स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।